चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 का। और इसमें है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना। इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है। बच्चे क्या गलती करते हैं ना कि इसी वेक्टर में 8 का गुना कर देते हैं और वो समझते हैं कि वो 8 यूनिट का वेक्टर मिल गया उन्हें। ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर के अंदर इसका खुद का भी मैग्नीट्यूड है और खुद का मैग्नीट्यूड है उसमें 8 से गुना कर दोगे तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 गुना और बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से इस वेक्टर का मतलब जो वेक्टर आपका बनेगा उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसे 1 यूनिट का वेक्टर बनाते हैं, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है ना? तो मान लेते हैं कि ये एक ए वेक्टर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो इसका खुद का भी तो मैग्नीट्यूड है भैया। कितना? √5 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ही कर लो क्योंकि स्क्वायर करना है तो माइनस लिखो चाहे नहीं लिखो, प्लस 2 स्क्वायर। तो ये 25 और एक 26 और 4 30 √30 हुआ। 50 25 और एक 26 और 2 दूना के 4 26 4 30 हुआ। तो अब देखो कि अगर तुम वेक्टर ए में अगर 8 से डायरेक्ट गुना कर देते तो 8√30 ना मैग्नीट्यूड आ जाता। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना होगा ना कि ए कैप निकालना होगा और ए कैप होगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई, क्योंकि ए कैप होता क्या है तुम खुद बताओ। ए कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर के साथ उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है। तो ए वेक्टर आपका हो गया 5i माइनस जे प्लस 2k और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका √30 ही आया हुआ है। अब रिक्वायर्ड वेक्टर कितना था? तो उसका मैग्नीट्यूड था 8 यूनिट। तो 8 इंटू ए कैप कर लो, है ना? तो वो कितना हो जाएगा? 8 इंटू ए कैप का मतलब ये, तो 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई √30। तो यहाँ से तो बाहर आने वाला नहीं है। 15 दूना 30 होता है, 3 5 15 दूना कुछ बाहर नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर लिखना चाहें तो 8 5 जा 40 बाई √30i कैप माइनस 8 बाई √30 जे कैप प्लस 8 दूना के 16 k कैप बाई √30। ठीक है? या फिर 8 बाई √30 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। दोनों में से कोई भी लिख दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सो दैट द वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। तो देखो अगर कोलिनियर आइडेंटिफाई करना है ना कि है कि नहीं है तो तुरंत ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई एक कोफिशिएंट्स को दूसरे वेक्टर में इक्वल करना चाहो और यदि जिससे मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से अगला हो रहा है तो फिर ये चेक कर लेना कि दूसरा कोफिशिएंट तीसरा कोफिशिएंट भी बराबर आ रहा है कि नहीं। जैसा कि हम ये बोलेंगे कि अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के कोलिनियर है, मतलब इस वेक्टर में अगर हम कोई नंबर से गुना करें, जैसे कि -2 से गुना करें तो ये -4 आएगा। ये मैच किया तो अगला भी मैच कर जाना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में एक में तो गुना करोगे नहीं। तो इसमें पूरे में -2 से गुना कर दो तो -4 मैच किया, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 मैच किया, माइनस प्लस माइनस 4 दूना के 8, तो कोलिनियर है। ये हुआ मेथड 1। मेथड 2 क्या है? आपको इसी लेक्चर वीडियो में हम लोग कवर करके पढ़े हुए हैं, अगर आप ध्यान दे तो, कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स के रेशियोज बराबर आते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/bt इज इक्वल टू c1/ct इज इक्वल टू लेमडा, देन वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि 2/-4 i कंपोनेंट का डिवीज़न हुआ। अब j का डिवीज़न देखो तो -3/6 और वहाँ देखो
ये आपका 4 और -8, तो +4 और -8, ये हुआ आपका a1/a2 -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2। तो अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ गया लेमडा के बराबर, और लेमडा 1/2 -1/2 के बराबर है, इसका मतलब कि ये वेक्टर दूसरे वेक्टर्स के कोलिनियर है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाई बोथ वेक्टर्स आर कोलिनियर। वेक्टर्स आर कोलिनियर लिख दो, वेक्टर्स आर कोलिनियर। इसका मतलब क्या दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो क्या हम एक वेक्टर को लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हो, कैसे करके देख लो ना। 2i था -3j था +4k था प्लस लेमडा का वैल्यू तुम्हारा 1/2 आया हुआ है -1/2, तो इज इक्वल टू -1/2 करके बी वेक्टर लिख के देख लो। जब बी वेक्टर को लिखोगे तो कितना आएगा? तो बी वेक्टर है -4i + 6j -8k। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2i, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा 2 3 जा j, फिर माइनस माइनस प्लस 2 4 जा। क्या ये दोनों वेक्टर बराबर आए? इसका मतलब एक वेक्टर को लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के फॉर्म में लिख लिए तो कोलिनियर है। तो ये दोनों तरीक़ा से आप इसे प्रूफ कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको पढ़िए और समझिए। बना चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। बोल रहा कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकालना का मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर निकाल के आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट निकाल देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज DRS क्या है इसका? तो 1 2 3 1 2 3। अब डायरेक्शन DCS डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? तो 1/√1² + 2² + 3², 2/√1² + 2² + 3², या 3/√1² + 2² + 3²। 2 3 × 9 4 13 1 14, यानी कि DCS जो होगा वो 1/√14, फिर 2/√14। बस IJK नहीं लिखा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन पूछता है तो बस, ठीक है ना। और यूनिट वेक्टर पूछता है तो IJK लगा देते हैं। तो दो तरीका है डायरेक्शन कोसाइन निकाल के, कि डायरेक्ट कोफिशिएंट्स निकाल के 1/√a² + b² + c² कर दो, फिर b में a² b² c² कर दो, फिर c में a² b² c² कर दो, डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाते हैं। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है cos अल्फ़ा, उसका वैल्यू 1/√14 है। वाई एक्सिस के साथ जो cos बीटा है वो 2√14 है, और ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका cos गामा 3/√14 है। तो ये निकल गया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B डायरेक्टेड फ्रॉम A to B। तो सबसे पहले A to B जो डायरेक्टेड है उसका वेक्टर निकाल लेते हैं। तो -1 -2 और 1 है, और A का कोऑर्डिनेट आपका 1 2 और -3 है। तो AB वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, B के I वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में से फर्स्ट क्वाड्रेंट घटाओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में से सेकेंड क्वाड्रेंट घटाओ, J लगाओ, और थर्ड क्वाड्रेंट में से थर्ड क्वाड्रेंट घटाओ और J लगाओ। बस ध्यान रहे कि बाद में से पहले घटाना है। तो -1 और -1 -2i, फिर -2 और फिर -2 -4j, फिर 1 और ये -3 +4k। ये हुआ AB वेक्टर आपका, -2i -4j +4k। AB वेक्टर आ गया। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन दो तरीक़ा से निकाला जाता है। एक तो बता के ही दिए हैं पिछले क्वेश्चन में, एक और क्या है कि सबसे पहले हम AB का कैप निकालते हैं, मतलब AB वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, और जो I का कोफिशिएंट है, J का कोफिशिएंट है और K का कोफिशिएंट उसको लिख देते हैं। तो जैसे 2i -4j +4k लिखें और डिवाइडेड बाई √2
इस -2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 का स्क्वायर अगेन 16, तो ये कितना आ गया 16 16 32 और 32 और 4 36 हुआ, तो बाहर 6 आ जाएगा। तो -2/6 i कैप -4/6 j कैप और +4/4k/6 है ना। तो ये कितना आ जाएगा -1/2 i कैप -1/2 j कैप और दो का नहीं, ये गलती हो रहा है, 2 दूना के 4 2 तिया के 6 और ये 2 कम 2 2 तिया 6 है ना, 2 दूना के 4 और 2 तिया के 6 के कैप। तो यूनिट वेक्टर जब निकल जाता है ए बी के अलोंग, तो जो डायरेक्शन कोसाइन है वो डायरेक्ट हो जाते हैं कोफिशिएंट्स -1/3 कॉमा -2/3 कॉमा 2/3। अब ये एल होता है, ये एम होता है, ये एन होता है। अगर ये चेक करना है कि डायरेक्शन कोसाइन है कि नहीं है, तो √L² या L² + M² + N² का वैल्यू जोड़ को देखो 1 आना चाहिए, तो आएगा भी। 2 दूना के 4 2 दूना के 4 8 और 1 कितना हुआ 9 और 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9, तीनों का एलसीएम तो 9 ही था, तो कट के क्या आ जाएगा 1, तो डायरेक्शन कोसाइन है। या फिर वही काम तो वही करते हो ना, -2 डिवाइडेड बाई a² b² c² -4/√a² b² c² एंड सो ऑन, तो ये हो गया। और एक बात क्वेश्चन नंबर 14 में क्या वो कॉन्सेप्ट यूज होगा कि ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि सो दैट द वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस OX OY एंड OZ। अब इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या होता है कि x एक्सिस के साथ वो वेक्टर जो एंगल बनाए वही y एक्सिस के साथ एंगल बनाए और वही z एक्सिस के साथ एंगल बनाए। तो निश्चित रूप से डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो वही तो है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो अगर हम इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पूछें तो वो होगा 1/√1² यानी कि 3, अगला भी 1/√3 और अगला भी 1/√3। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा कॉस अल्फ़ा भी 1/√3 ही है, कॉस बीटा भी हमारा 1/√3 ही है और कॉस गामा भी हमारा 1/√3 ही है। दिस इम्प्लाई इट इज़ इक्वली इंक्लाइन, दिस इम्प्लाई अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, दिस इम्प्लाई इक्वली इंक्लाइन। तो ये बात ज़रूर समझना ज़रूरी है कि कोई भी वेक्टर का जो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा आता है, डायरेक्शन कोसाइन आता है, वो होता क्या एक्चुअल में, तो वो होता है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल उस लाइन का, फिर y एक्सिस के साथ एंगल और फिर z एक्सिस के साथ एंगल, है ना। और ये दिमाग में मत रखना कि x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा y एक्सिस के साथ 90 माइनस अल्फ़ा बनाएगा। अगर x के साथ अल्फ़ा बना रहा है तो y के साथ 90 माइनस अल्फ़ा बनाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन जो है वो प्लेन में नहीं है, XY प्लेन में नहीं है, XY प्लेन में नहीं है कि अगर ये अल्फ़ा बनाया तो ये 90 माइनस अल्फ़ा बनाएगा। क्यों नहीं है, खुद सोचो कि ये मान लो तुम्हारा z एक्सिस है, ये मेरा बॉडी देख रहे हो ना, इस पर एक लाइन खींच दो ऐसे, ये y एक्सिस है और जो हम खड़े हैं वो z एक्सिस है, तो ये हवा में पॉइंट यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे हवा में। अब इसको अगर हम ज्वाइन कर दें यहाँ से, तो ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो यहाँ है, y एक्सिस का साथ जो एंगल बना रहा है वो यहाँ है और z के साथ बना रहा है वो यहाँ है ना, प्लेन में तो है नहीं। आप खुद एक इमेजिनेशन करके देखो, अपने फर्श पे देखो, ये मान लो कोई x एक्सिस, ये मान लो y एक्सिस, ये मान लो z एक्सिस, हवा में एक पॉइंट ले लो, कॉर्नर से उसको ज्वाइन कर दो और एक वेक्टर बन गया तुम्हारा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। उसका x एक्सिस के साथ एंगल देखोगे तो ये कहलाएगा, y एक्सिस के साथ एंगल देखोगे तो ये कहलाएगा और z के साथ ये कहलाएगा। तो क्या ये एंगल और ये एंगल का रिलेशन 90 माइनस अल्फ़ा के साथ है? बिल्कुल नहीं है। तो ये भी हो गया, क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब देखिए सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर p, v का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट p एंड q। तो मान लीजिए एक पॉइंट p है
और एक पॉइंट Q है। इसको ज्वाइन करने वाला लाइन हमारा पी क्यू को लाइन मतलब एक पॉइंट R इसी के बीच में है। लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स P एंड Q हुज पोजिशन वेक्टर्स आर इतना। तो अगर P का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो ये भी लिखा जाएगा 1 2 -1, और Q का अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो वो भी लिखा जाएगा -1 1, 1, है ना, क्योंकि i j के हटा दो, कोफिशिएंट्स केवल लिख दो। ये हो गए रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1। तो R जो है, पहला क्वेश्चन इंटरनली है, दूसरा क्वेश्चन एक्सटर्नली है। तो R अगर इंटरनली 2:1 है तो ये मान लो R का हमको पोजीशन वेक्टर चाहिए, मान लो स्मॉल r, तो ये 2:1 का रेशियो है। तो अगर मान लो इसे हम लोग स्मॉल p वेक्टर मान रहे हैं और इसे हम लोग स्मॉल q वेक्टर मान रहे हैं, ठीक है, तो p वेक्टर हमको दिया हुआ है कितना, स्मॉल p वेक्टर हमको दिया हुआ है कितना, 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप, और q वेक्टर दिया हुआ है -1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप। तो डायरेक्ट हम स्मॉल r का कोऑर्डिनेट क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट इस 2 का गुना दूर में करते हैं। दूर के किसके रेस्पेक्ट में, तो ये 2 को ये कॉर्नर और ये कॉर्नर छू रहा है, तो दूर हुआ q। तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू स्मॉल q प्लस 1 का गुना, तो 1 के लिए नज़दीक कौन हुआ, ये छू रहा है, ये कॉर्नर छू रहा है, तो 1 के लिए दूर p हुआ, तो 1 इंटू p का पोजीशन वेक्टर बाई 2 + 1 हो गया। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए 2 इंटू q का पोजीशन वेक्टर कितना है, q का पोजीशन वेक्टर कितना है, तो -1i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप प्लस 1 इंटू पी का पोजीशन वेक्टर कितना है, तो i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप और डिवाइडेड बाई 2 और 1 3। तो i में i को जोड़ो, तो ये -2i और प्लस 1i माइनस i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस 2k कैप और माइनस 1k कैप प्लस 1k कैप और डिवाइडेड बाई 3। तो ये हुआ R का पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1/3i कैप प्लस 4/3j कैप, या j लिखना चाहिए एक्चुअली, और प्लस 1/3k कैप। ये तो हुआ इंटरनल डिवीज़न हुआ। तब अगर एक्सटर्नल डिवीज़न होगा तो बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर फिगर में एक्चुअल देख रहे हैं कि वो होगा कहाँ, P R पॉइंट, तो ऐसे देखिए आप कि ये P है और ये आपका Q है, तो R जो पॉइंट है वो हमेशा अगर P डिवाइड्स R पॉइंट्स डिवाइड कर रहा है तो R से आपको P जाना होगा, फिर R से आपको Q जाना होगा, क्योंकि उन्होंने P पहले यूज किया है। तो R से P आप जाइएगा, तो ये अगर R मानते हैं इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे, तो R से जो P जाइएगा वो 2 होगा आपका, और R से जो Q जाइएगा वो 1 होगा आपका। और P का पोजीशन वेक्टर स्मॉल p दिया हुआ है और Q का पोजीशन वेक्टर स्मॉल q दिया हुआ है और R का स्मॉल r दिया हुआ है। तो अब एक्सटर्नल डिवीज़न अगर यूज करना है तो हम फार्मूला यूज करेंगे, स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू 2 का गुना दूर में, दूर इन द रेस्पेक्ट जो कॉर्नर छू नहीं रहा है तो q वेक्टर, और -1 इन द रेस्पेक्ट ऑफ कॉर्नर, दूर p है तो p वेक्टर 1 इंटू p वेक्टर, गोल नहीं घेरेंगे, और डिवाइडेड बाई 2 - 1। तो यही बोले थे ना कि 2 इंटू क्यू वेक्टर -1 इंटू पी वेक्टर बाई 2 - 1 कर लो, बस माइनस लगा लो बीच में, आंसर आ जाएगा आपका। अब ये क्वेश्चन भी आप बना सकते हो, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस माइनस करना है। ठीक है, या फिर इसको अगर आप तुम समझो कि ये तुमको अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी तुम बना सकते थे कि r का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 इंटू उसका x कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट। फिर अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है r का तो 2 इंटू उसका y कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट। फिर अगर r का z कोऑर्डिनेट निकालना है तो 2 इंटू उसका z कोऑर्डिनेट फिर प्लस 1 इंटू इसका
एक्स कोऑर्डिनेट बाई m प्लस n जो करते हैं 2 + 1 2 + 1 सब में कर देंगे। फिर अगर r का i मतलब x कोऑर्डिनेट भी आ गया, y कोऑर्डिनेट भी आ गया और z भी कोऑर्डिनेट आ गया तो उसमें i कैप j कैप k कैप लगा देंगे तो वो वेक्टर भी आ जाएगा। तो ये हम सीखे कि वेक्टर से 3D में जाके कैसे सॉल्व किए, वैसे उसकी आवश्यकता नहीं थी। चलो जान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P 2, 3, 4 एंड Q 4, -1, -2। अब दो चीज़ का पोजीशन वेक्टर दे दे और आपको मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछे तो क्या करना है, दोनों वेक्टर्स को सम करके बाई 2 कर देना है ना। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 2, 3, 4 है और एक्चुअली आपको पोजीशन वेक्टर पूछा है तो i, j, k चाहिए। तो सबसे पहले आप मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख ही दो। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 + 4/2। तो चलो लिख ही देते हैं। y कोऑर्डिनेट होगा 3 + 1/2, फिर 4 + -2/2, यानी कि m का जो कोऑर्डिनेट होगा 4, 2, 6 यानी कि 3 आएगा, ये 2 आएगा क्योंकि 4 हो जाएगा है ना, और ये 1 आएगा। तो अब जो है मिड पॉइंट का एक्चुअली उसने कोऑर्डिनेट नहीं पूछ के एक वर्ड यूज किया है पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। तो अगर कोऑर्डिनेट आ गया तो उसी में i, j, k लगा दो। मतलब कि अगर मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को m मान रहे हो तो 3i कैप + 2j कैप + 1k कैप हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स A, B, C विथ पोजीशन वेक्टर्स आर A वेक्टर्स, B वेक्टर एंड C वेक्टर। ये भी तीनों पॉइंट्स हवा में दिया हुआ है क्योंकि I कंपोनेंट भी है, J कंपोनेंट है और K कंपोनेंट भी है। तो एक वर्टिसेस पे पहुंचने के लिए I X में भी चलना होगा, Y में भी चलना होगा, Z में भी चलना होगा। तो हवा में कहीं रहे, बस तीनों को जब ज्वाइन करेंगे तो उसको हम एक प्लेन में बना रहे हैं और वो एक प्लेन मान लो ये मान लिए। तो मान लो A का पोजीशन वेक्टर हमको A दिया हुआ है और वो दिया हुआ है मान लो 3i कैप -4j कैप -4k कैप। तो A का कोऑर्डिनेट हम फटाक से क्या लिख देंगे, 3, -4, -4। फिर B का पोजीशन वेक्टर B दिया हुआ है और उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 2i कैप -j कैप + k कैप। तो इसका कोऑर्डिनेट हम तुरंत क्या लिख देंगे, 2, -1, 1। फिर C का जो पोजीशन वेक्टर स्मॉल c है वो क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है i कैप -3j कैप -5k कैप। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, 1, -3, -5। तो अब जो है अगर तुम्हें ये प्रूफ करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो आप AB वेक्टर का लेंथ निकाल लो, BC वेक्टर का लेंथ निकाल लो और AC वेक्टर का लेंथ निकाल लो। तीनों वेक्टर में दो छोटे छोटे लेंथ का स्क्वायर अगर एक बड़े लेंथ के स्क्वायर के बराबर हो जाए इसका मतलब वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो एक्चुअली इसे आप वेक्टर मेथड से भी बना सकते हो और कार्टेशियन मेथड से भी बना सकते हो। सबसे पहले आप AB वेक्टर निकाल लो, मान लो AB वेक्टर निकालना चाहते हो तो B के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर को आपको घटाना होगा, यही करना होगा ना आपको। तो आप क्या कर लो कि 2 में से 3 घटा लो तो -i कैप है ना, 2i कैप में से अगर 3 गो i कैप घटाओगे तो -i कैप बचेगा। -j कैप में से -4 घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा यानी कि +3j कैप होगा। तो यही घटाओ ना, -1 और -4 तो +3 हो जाएगा। फिर 1 और -4 है तो +5k कैप हो जाएगा, ठीक है। अब ये AB वेक्टर हुआ, AB का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। फिर अगर BC वेक्टर निकालना चाहते हो तो C में से B को घटाओ। तो C में से अगर B को घटाओगे तो 1 में से 2 घटाओ -i कैप, फिर -3 में से माइनस घटाओ तो आपका -2 का j कैप, फिर -5 में से -1 घटाओगे तो -6k कैप। फिर अगर AC वेक्टर चाहते हो तो C में से A घटाओ क्योंकि C वेक्टर निकाल रहे हो, C में से A घटाओ है ना, AC वेक्टर निकाल रहे हो तो 1 में से आप 3 घटाओ
तो -2i। फिर -3 में से -4 घटाओगे तो +4 होगा, यानी कि +j। फिर -5 में से -4 घटाओगे तो -k, क्योंकि ये तो प्लस हो जाएगा। अब हम पूछें कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अंडर रूट क्या करोगे, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर होगा 1, प्लस 3 स्क्वायर होगा 9, प्लस 5 स्क्वायर होगा 25। तो 25 और 9, 25 और 10 जोड़ लो 35, ये अंडर रूट 35 आया। अब बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो अंडर रूट बी सी वाला का 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 और 4 40 और 1 41, अंडर रूट 41। अब ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल लो, है ना। क्या करोगे आप, अंडर रूट ए सी वेक्टर ये आया हुआ है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 4 1 5 1 6, अंडर रूट 6। दो छोटे छोटे लेंथ कौन है, तो ए बी है और ए सी है। तो अगर ए बी का स्क्वायर, ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे हम, तो ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा 35, क्योंकि रूट अंडर गायब होगा केवल। ए सी का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 6, उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, तो ये आ गया कितना 41, और ये बराबर है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। तो ये एक राइट एंगल है। और अगर ये भी पूछे कि कौन सा राइट एंगल है, तो बी सी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो एक राइट एंगल जो बनाओगे उसमें यहाँ बी सी लिखोगे, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है ना, तो ये ए पे राइट एंगल है। तो ये प्रूफ हो गया बाय द क्या बोल सकते हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये फॉलो होता है।